22 जून 2013 को यूपी टेट के हिंदी का पेपर यूपी टेट का पेपर कराया गया था, जिसमें आपके पूरे हिंदी के 30 प्रश्न बनते हैं। उसी को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक ना। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी होगी और देखेंगे कि कितने प्रश्न आप लोग कर ले रहे हैं और कितना प्रश्न आपके लिए थोड़ा दिक्कत प्रदान कर रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और आगामी 2026 में जो आपका जनवरी में 2026 के यूपी टेट जनवरी में जो होने वाले हैं, इसके दृष्टि से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। आगे देखते हैं कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो दांत की काटी रोटी होगा कि अक्ल की दम होगा कि आस्तीन का सौंफ होगा कि आबनूस का कुंदा होगा, ठीक ना। तो याद रखेंगे यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो आस्तीन का साफ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और बता दूं, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये भी एक साल प्रश्न बना यूपी टेट में ही। दांत की काटी रोटी का मतलब होता है कि एक बहुत घनिष्ठ मित्र होता है, कि मतलब एक ही रोटी को दो लोग खाएं, तो दांत की काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता है। याद रखेंगे इसको भी। और कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। यही आपको बताना है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। दूरदर्शी कहते हैं कि दत्तचित्र कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ये कुशाग्र बुद्धि है प्यारे, इसको ध्यान रखेंगे। कुशाग्र बुद्धि कहते हैं कि आपका जितेंद्री कहते हैं। सबको मैं बता दूं, जिसकी दूर तक सोच हो उसको हम दूरदर्शी बोलते हैं। ऐसे याद रखेंगे कि आगे दूर तक की जिसकी सोच हो उसे हम दूरदर्शी बोलते हैं। दत्तचित्र जो होता है, किसी काम को चित्त लगाकर या दिल से करने वाला व्यक्ति दत्तचित्र कहलाता है। और कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो या अनेक सम्मान की बुद्धि रखता हो, उसे हम लोग कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और अगला है कि जिसको इंद्रियों को जीतने वाला जो होता है उसे हम जितेंद्री बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जितेंद्री बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद करना है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो पवन का संधि विच्छेद होता है वह पो धन के अन्न होता है। क्या होता है, पो धन के अन्न होता है। यही होता है पवन का संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, तो अयादी संधि पाई जाती है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो पो धन के अन्न आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग देखेंगे ये प्रश्न आपके बने हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है। आगे देखते हैं, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है पुनः और धन के जन्म। क्या होता है, पुनः धन के जन्म। इस बात को याद रखेंगे। और इसमें जो संधि होगी वह विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद पुनः धन के जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यही बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इत्यादि का सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, इति धन के आदि होगा। क्या होगा, इति धन के आदि। और यहाँ पे आप लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका यड़ संधि आएगा। कौन सी संधि आएगा, यड़ संधि आएगा। और ये होगा इति धन के आदि। और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिए। आगे देखते हैं, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है, यही आपको बताना है। तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, कि चापलूसी करना। आपको बता दें कि नाक रगड़ना का अर्थ होता है कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है। आपका उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो उन्मूलन का विलोम शब्द उत्थान होता है, कि उत्कर्ष होता है, कि रोपण होता है, कि अवनति होता है। मैं बता दूं कि उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जहां आप लोग ऐसे देखेंगे, उत्थान की बात करें तो उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वह पतन होता है। ऐसे देख लीजिए, पतन होता है। जो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है वह आपका अपकर्ष होता है। और उन्मूलन का रोपण होता है। और अवनति का क्या होता है, उन्नति होता है। क्या होता है, उन्नति होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, यही आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को चारण काल कहा है, कि वीरकाल कहा
कहा है कि आदिकाल कहा है कि बीज वपन काल कहा है? तो मैं बता दूं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आगे देखते हैं, अति सुधो स्नेह को मारंग है किसकी पक्ति है? आलम की है कि बोधा की है कि आपकी ठाकुर की है कि आपकी घनानंद की है? तो ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे यह जो पक्ति है वह घनानंद की है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पक्ति किसकी है दोस्तों? घनानंद की है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की बात करेंगे, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो कालिंदी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो सरस्वती होता है कि लक्ष्मी होता है कि गंगा होता है कि यमुना होता है? तो याद रखेंगे जो कालिंदी का पर्यायवाची होता है, अगर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वह यमुना होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास हैं और इनकी कृत है कि मेरी आत्मकहानी। ये बात याद रखेंगे और 1941 में इन्होंने इसे लिखा था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। यही है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास हैं और इनकी जो कृत थी मेरी आत्मकहानी थी। इस बात को याद रखेंगे, मेरी आत्मकहानी थी और इस बात को याद रखेंगे। और बाबू श्याम सुंदर दास हैं और इन्होंने 1941 में इसकी रचना की थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सिहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही बोले पड़ना और सिर पर शैतान सवार होना। तो याद रखेंगे, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना मतलब शुरुआत में ही आप स्टार्ट करेंगे और विघ्न पड़ जाएगा, मतलब आप अपने सर का बाल उतरवाएंगे और तुरंत ओले पड़ने लगेंगे। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य के प्रारंभ में ही आपको विघ्न पड़ जाता है। ठीक ना। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर 43 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? यही बात बताना है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती को कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कि रघुवीर सहाय को कहा जाता है कि आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कहा जाता है? तो याद रखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, दशरथ सूत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पक्ति है? तुलसीदास की कि कबीर की कि केशवदास की कि सूरदास की? तो दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यह जो है वह कबीरदास की पक्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी का पहला पत्र कौन है? 45 नंबर की बात करेंगे कि हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन है? उदंत मार्दंड है कि इतिहास तिमिरनाशक है कि बनारस अखबार है कि हरिश्चंद्र मैगनीज है? तो आप बताएंगे जब इस चीज को देखेंगे। तो हिंदी का पहला पत्र की बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदी का पहला प्रथम पत्रिका उदंत मार्दंड है जो 30 मई 1826 को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कहां से हुई थी? तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कब प्रकाशित हुई? तो 1826 में। और कहां से हुई थी दोस्तों? तो ये बात आपको याद रखेंगे, कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। ठीक, कलकत्ता से। और इसके संपादक कौन थे ये भी अगर बात पूछ दे तो जुगल किशोर थे। जुगल किशोर थे, जुगल किशोर इसके संपादक थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे ये भी बात अगर कोई पूछे तो आप लोग याद करिएगा, जुगल किशोर का निवास स्थान कानपुर था। ठीक ना, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चिंतामणि किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि जो है किसकी रचना है यही बताना है आपको। बाल कुमुद गुप्त की है कि रामचंद्र शुक्ल की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि आपका श्याम सुंदर दास की है? ठीक ना। तो आपको बता दीजिएगा दोस्तों कि चिंतामणि किसकी रचना है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में कि 1903 में कि 1900 में कि 1905 में? तो 1893 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है ये बताना है दोस्तों। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो याद रखेंगे, मुंशी सदा सुखलाल की है कि सदल मिश्र की है कि लल्लू लाल जी की है कि राम प्रसाद निरंजनी की है? ठीक ना, सब चीज़ों को आपको बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रेम सागर जो रचना है वह लल्लू लाल जी की है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर की बात करेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद आप लोग भी जानते हैं कि संज्ञा पूरे 5 प्रकार की होती है व्युत्पत्ति के आधार पे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पूरी 5 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा, जो संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार की होती है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपको बता दो दोस्तों, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आपको बताइए, प्रत्यय के आधार पर होता है कि संज्ञा के आधार पर होता है कि क्रिया के आधार पर होता है कि सर्वनाम के आधार पर होता है? आपको पता है कि जब कहीं भी हिंदी साहित्य में शब्दों का लिंग निर्धारण हम करते हैं तो वह होता है संज्ञा के आधार पर। याद रखेंगे, किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। ठीक, संज्ञा के आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक ना, तो आगे आप लोग संज्ञा के आधार पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं, यही बताना है दोस्तों कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो हिंदी में आपको बता दें दोस्तों कि हिंदी में जो कारक होते हैं पूरे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये पूरे 8 प्रकार के कारक हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपको पता है घ जो है क वर्ग की ध्वनि है और क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ होता है। च वर्ग का आपका क्या होता है? तालु होता है। और आपका ट वर्ग का मूर्धन्य होता है, त वर्ग का दंत होता है और प वर्ग का क्या होता है दोस्तों? ओष्ठ होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे और क वर्ग में आता है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कंठ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे है दोस्तों, आपको बता दें प्रश्न ए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह संयुक्त वर्ड है और संयुक्त वर्ग जैसे छतरी हो गया, त्र हो गया और आज्ञा हो गया और इसरा हो गया। ठीक ना, ये सभी क्या है दोस्तों? संयुक्त वर्ड है। इनकी संख्या आपको याद रखेंगे 4 होती है और इस चीज़ को छतरी, त्र, आज्ञा और इसरा, इस चीज़ को आप देखेंगे और यही कह रहा है कि छतरी वर्ण किसके योग से बना है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो छतरी होता है वह किससे बनता है? आधा क और पूरा के स, इस वाले स से बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आप लोग अगर बात करेंगे, ये भी प्रश्न बना है, कई बार पूछा है कि अगर त्र की बात करें तो त्र कैसे बनता है? आधा त और रस्सी वाला र से बनता है। इस भी चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आज्ञा की बात कर लें तो आज्ञा जो बनता है वह आधा ज और प्लस के पूरा इया से बनता है। ठीक, और बात करें अगर स्र की दोस्तों तो स्र जो होता है वह ये वाला आधा स और र से बनता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस सब चीज़ों से इनका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे आपका 54 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और अस्पृश्यता आपको बताना है। तो अस्पृश्यता कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अगर आपको ऐसे वर्तनी मिल जाए ना तो आप ऑप्शन को देख के भ्रमित हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग लिखने के प्रयास करिएगा अस्पृश्यता किसे कहते हैं। अस्पृश्यता का सही रूप यही है और ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका सही हो जा रहा है। ठीक ना, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन आपका ए वाला गलत होगा, ए भी ऐसे नहीं है, ए भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही अस्पृश्यता का सही वर्तनी है। आगे देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग आपको पता है कवित्री होता है और आपको पता है इसमें भी आपको ये छांटना है कि कवित्री कैसे लिखते हैं। तो कवित्री का जो सही वर्तनी होती है वह ए होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द बताना है, याद है दोस्तों। यहाँ पे आप 54 नंबर क्वेश्चन को देखें, 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि तरणी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है और सूर्य के बहुत से जैसे तरणी है तो रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, तरणी, सविता, पतंग, ये सभी क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक ना, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द मीन जो है वह मत्स्य अर्थात मछली का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन जो है वह मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। आत्मंजा, नंदिनी और भार्या और कन्या। ठीक ना, इसी में आपको भिन्न शब्द बताना है 58 नंबर का। तो याद रखेंगे जो आत्मंजा है, जो आपका नंदिनी है और जो आपका कन्या है, ये तीनों याद रखेंगे। ए हो गया और ए हो गया, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। किसके हैं? पुत्री के हैं। और भार्या मतलब यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो यह स्त्री का होता है, इसलिए यह भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल भिन्न होगा, यही आपका करेक्ट होगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय। क्या होता है दोस्तों? अद्वितीय, मतलब उसके अनुसार कोई दूसरा नहीं हो।
ठीक ना, ये बात याद रखेंगे। तो स्वर्गीय होता है कि लौकिक होता है कि पार्थिव होता है कि अद्वितीय होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना का मतलब होता है सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर लेना, यही कान का कच्चा होना का अर्थ होता है। ये बात याद रखेंगे, कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, ऐसा कुछ नहीं है। सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना, ठीक ना, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान का कच्चा होने का मतलब होता है सुनी बात पर या सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको 31 से लेकर 60 तक लिया, क्यों इसको मैंने एक नहीं किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो यूपी टेट में हिंदी का पोर्शन होता है वह आपका 31 से लेकर 60 तक का प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इस श्रृंखला को चेंज नहीं किया। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।